कालू कौवे ने साल भर की मेहनत से अपना सेब का बाग बनाया था और उसके सभी पेड़ों पर सेब भी आ चुके थे, पर कालू कौवा फिर भी काफी ज्यादा उदास था। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि मेरे सभी पेड़ों पर लाल लाल सेब लगेंगे, पर एक पेड़ के अलावा बाकी सभी पेड़ों पर हरे सेब लगे हैं। इन्हें बेचकर मुझे क्या ही मुनाफा मिलेगा। हाँ कालू जी, हमारे ये सेब कोई नहीं खरीदेगा। सारे पक्षियों को तो बस लाल लाल सेब पसंद हैं। हाँ रानी, मेरी सारी की सारी मेहनत जाया हो गई। मुझे क्या ही पता था कि ये पेड़ मुझे धोखा देंगे। लाल की जगह हरे हरे सेब दे दिए मुझे। कालू जी, आप कोशिश तो करके देखो, क्या पता आपके सारे के सारे सेब बिक जाएं, क्योंकि अभी तक जंगल में कोई भी पक्षी सेब नहीं बेच रहा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं थोड़े से सेब तोड़ के ठेले पर रखता हूँ, क्या पता मेरे ये सेब बिक जाएं। बस फिर थोड़ी देर के बाद कालू कौवा हरे सेब तोड़कर ठेले पर रखता है और उन्हें बेचने की कोशिश करता है। सेब ले लो, सेब ले लो, हरे हरे सेब ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे सेब ले लो। सेब का सुनकर कुछ पक्षी तो वहाँ पर आते हैं, पर हरे हरे सेब देखकर सारे पक्षियों के मुंह बन जाते हैं। कालू कौवे, क्यों अपमान कर रहे हो सेब का? तुम इन सेबों की जितनी भी तारीफें कर लो, पर ये हरे सेब तुमसे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि हम पक्षियों को तो लाल लाल सेब ही पसंद हैं। हाँ भाई, हमें तुम्हारे ये हरे हरे सेब नहीं खरीदने। हम जंगल से थोड़ा दूर चले जाएंगे, पर लाल सेब भी लेके आएंगे जो हमें पसंद हैं। यार पक्षियों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे ये हरे सेब भी बहुत मजे के हैं। लाल सेब और हरे सेब में ज्यादा फर्क नहीं है। एक बार खरीद के देखो, देखना अगली बार मेरे पास ये सेब लेने तुम सारे जरूर आओगे। कालू कौवे, झूठ बोल के अपना माल ना बेचो। हम सब जानते हैं कि ये सेब खाने में कैसे हैं, इसीलिए ये हरे हरे सेब अपने पास रखो, हमें नहीं लेने। इसी तरह वे पक्षी कालू कौवे के सेब का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा तो आज पूरा दिन बस बैठा ही रहता है। कोई पक्षी भी उसे सेब खरीदने नहीं आता। मैं तो यहाँ पर सेब लेने आई थी कालू कौवे, पर तुम्हारे ये हरे सेब देखकर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं ये हरे सेब खरीदूं, क्योंकि हरे सेब ना मुझे पसंद है ना मानो चिड़ी को। हाँ यार मीनू चिड़िया, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, क्योंकि इस साल मेरे बाग में सभी पेड़ों पर बस हरे हरे सेब लगे हैं, इसीलिए ये हरे सेब ना बेचूं तो क्या बेचूं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कालू कौवा फिर उदास होकर अपने वे सारे हरे सेब लेकर अपने घर में आ जाता है। रानी, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सारे पक्षियों ने मेरे सेब का बहुत मजाक उड़ाया, मेरा बहुत अपमान किया सबने। बुलबुल तो ये सेब देखकर हंस ही जा रही थी। बस एक मीनू चिड़िया थी जिसने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। देखो, जैसे ये सेब लेके गया था बिल्कुल वैसे ही वापस लेके आ गया। क्या पक्षियों ने आपका अपमान किया, आपका मजाक उड़ाया? पक्षी ये नहीं जानते कि आपने सारा साल उस बाग पर कितनी ज्यादा मेहनत की। अब अगर हमारे पेड़ पर हरे सेब लग गए तो इसमें हमारी क्या गलती है? कालू जी, मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी माँ का वो पुराना उपाय इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हमारे ये सारे हरे सेब बिकेंगे। कौन सा उपाय रानी? तुम्हारी माँ का कौन सा पुराना उपाय? रानी कौवे फिर कालू कौवे को सारा उपाय बताती है। अरे वाह वाह, जीती रहे मेरी सासू माँ, क्या बढ़िया उपाय है उनका। अब मैं ऐसे ही करूँगा, पक्षियों को ये हरे सेब मैं बेच कर ही रहूँगा। हाँ कालू जी, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि लाल सेब का जूस भी थोड़े हरे रंग का ही निकलता है, इसीलिए हमारा ये उपाय जरूर काम करेगा। बस फिर क्या, अगले दिन सुबह कालू कौवा अपनी जूस की दुकान खोल लेता है। आगे तो उसने लाल लाल सेब सजा के रखे थे, पर टेबल के पीछे उसने हरे सेब रखे थे जिनका वे जूस निकाल रहा था। आओ आओ पक्षियों, जूस पी लो, जूस पी लो, लाल लाल सेब का जूस पी लो। लाल सेब के जूस का सुनकर पक्षियों के मुंह में पानी आ गया था और कालू कौवे की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लग गई थी। अरे कालू कौवे, कल तो तुम कितने हरे हरे सेब बेच रहे थे, तो आज ये अचानक से तुम्हारे पास इतने लाल लाल सेब कहाँ से आ गए? मीनू चिड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था पक्षियों से। मेरे पास कल जितने भी हरे सेब थे मैंने वे दूसरे जंगल में बेच दिए और उनमें थोड़े और पैसे मिलाकर मैं ये लाल सेब ले आया था। हाँ, ये किया ना तुमने कोई बढ़िया काम। चलो कालू कौवे, जल्दी से इन सेब का मुझे जूस पिलाओ। बस फिर कालू कौवा खुश हो जाता है। टेबल के पीछे से वे हरे सेब का जूस निकाल रहा था और पक्षियों को देता जा रहा था। बुलबुल बहन, ये लो तुम्हारा जूस। हाँ भाई पक्षियों, सबको मिल गया ना जूस? कहाँ मिला कालू कौवे, तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? तुमने सबको जूस दे दिया पर मुझे नहीं दिया अभी तक। ओह हाँ हाँ, तो दे भाई, मैं देता हूँ, तो मैं भी देता हूँ जूस। जंगल के सभी पक्षी बड़े मजे से कालू कौवे का जूस पी रहे थे। उन्हें क्या पता था
कि वे लाल सेब का जूस नहीं बल्कि हरे सेब का जूस है। आओ आओ पक्षियों, लाल लाल सेब का जूस पी लो, ठंडा ठंडा जूस पी लो। रोजाना ही सभी पक्षी आकर कालू कौवे का जूस पीते। कालू कौवा भी बड़ी चालाकी से हरे सेब का जूस निकालकर पक्षियों को पिलाया जा रहा था। इसी तरह फिर पूरा 1 महीना गुजर जाता है। कालू कौवे ने अपने बाग के सारे हरे सेब खत्म कर दिए थे। मैंने जो साल भर मेहनत की थी, मुझे उसका फल मिल गया। अब मैं पक्षियों को जाकर सच बता देता हूँ, ताकि पक्षियों को भी पता लग जाए कि हरे सेब भी खाने में कोई बुरे नहीं होते। कालू कौवा फिर अपनी दुकान पर चला जाता है। आज भी सारे पक्षी कालू कौवे का जूस पीने उसकी दुकान पर आए हुए थे। जूस तो तुम सारे पक्षियों को मिलेगा, पर पक्षियों, इससे पहले मैं तुम सबको एक बात बताना चाहता हूँ। तुम सारे पक्षी अभी तक जो जूस पी रहे थे, वे लाल सेब का नहीं था, बल्कि मेरे बाग में लगे हरे सेब का था। मैंने बताया था ना मीनू चिड़िया, इस साल मेरे बाग में ज्यादा हरे सेब लगे हैं, इसीलिए अभी तक मैं तुम पक्षियों को हरे सेब का जूस पिला रहा था। क्या कालू कौवे, क्यों मजाक कर रहे हो सुबह सुबह? हरे सेब तो बिल्कुल बेकार होते हैं। तुम जो हमें जूस पिला रहे थे, वो तो बहुत मजे का था। बुलबुल बहन, मैं समझाना यही चाहता हूँ, सेब लाल हो या फिर हरे, दोनों का स्वाद एक ही होता है। देखा ना, तुम पक्षियों को पता ही नहीं लगा मैं कितने समय से तुम पक्षियों को हरे सेब का जूस पिला रहा था, और तुम पक्षी भी कितने मजे से पी रहे थे। पर कालू कौवे, तुमने ये हमें धोखा दिया है। सामने तुमने लाल सेब रखे और टेबल के पीछे तुम हरे सेब का जूस निकाल रहे थे। हाँ, ये सही बात है कालू कौवे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार पक्षियों, तुम सबको नहीं पता, मैंने पूरा साल लगा के कितनी मेहनत से अपना सेब का बाग बनाया था, पर जब हरे हरे सेब निकले तो मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं अगर हरे सेब का जूस तुम पक्षियों को नहीं पिलाता तो मेरे सारे हरे सेब खराब हो जाते। सोचो ना, मेरा कितना नुकसान हो जाता। कालू कौवा फिर सब पक्षियों को समझा देता है। पक्षी भी कालू कौवे को माफ कर देते हैं। कालू कौवे का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था। प्रीतम, बहुत बुरी खबर है, मेरा बहुत नुकसान हो गया। मेरी आधी से ज्यादा फसलें धूप की वजह से खराब हो गईं। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया, मेरी आधी से ज्यादा फसलें खराब कैसे हो गईं। अरे बाप रे, इस बार वैसे भी फसलें अच्छी नहीं लगी थीं और ऊपर से आधी से ज्यादा फसलें खराब हो गईं। बाप रे, ये तो बहुत नुकसान हो गया हमारा। हाँ यार, मुझे तो बहुत डर है कि कहीं हम भी इस जंगल में गरीब पक्षियों की तरह गरीब ना बन जाएं। ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे जंगल में हमारी कितनी इज्जत है, सारे पक्षी आपको उल्लू सेठ कह के बुलाते हैं। अगर हम भी गरीब हो गए तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उल्लू सेठ तो बहुत ज्यादा परेशान था। इस साल फसलें खराब होने की वजह से उसका बहुत नुकसान हो गया था। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया? क्या हो गया यार भाई तुम्हारे साथ ऐसा, जो तुम इतने ज्यादा परेशान हो? मेरी बेटी की शादी थी, मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत मुश्किलों से दहेज बनाया और वे दहेज मैंने लड़के वालों के घर भिजवा दिया था। पर अब लड़के वाले कहते हैं कि वे दहेज चोरी हो गया। वो झूठ बोल रहे हैं, दहेज तो उनके पास ही है। लड़के वालों ने बड़ी चालाकी से रिश्ता भी खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? ये सारी बातें उल्लू सेठ खड़ा सुन रहा था। वे भी अब कुछ ऐसे ही करने के बारे में सोच रहा था। दहेज तो बहुत महंगा आता है, अगर मैं ऐसा ही करूं तो दहेज का सामान बेच बेच कर मैं दोबारा से अमीर हो जाऊंगा। उल्लू सेठ गरीब पक्षियों का नहीं सोचता। वे भी पैसे कमाने के लालच में गरीब पक्षियों को लूटने का प्लान बना लेता है। अरे प्रीतम, तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें इसकी शादी करा देनी चाहिए? अरे उल्लू जी, अभी कुछ दिन पहले आप ही तो कह रहे थे कि हमारा बेटा बच्चा है, खेलने कूदने के दिन है उसके, देखें अभी भी खेलने गया हुआ है। अरे प्रीतम, मैं कौन सा अपने बेटे की असली शादी कराने का बोल रहा हूँ, हम बस अपने बेटे की नकली शादी का कोई नाटक करेंगे और फिर देखना हम दोबारा से पहले की तरह बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। क्या मतलब उल्लू जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उल्लू सेठ फिर विस्तार से अपनी पत्नी को सारा प्लान बताता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। उपाय तो ठीक है, पर उल्लू जी इस तरह गरीब पक्षियों के साथ कुछ ज्यादा गलत नहीं हो जाएगा? देखो भाई, अगर हमें दोबारा से अमीर होना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में अपने बेटे के लिए उल्लू सेठ एक रिश्ते वालों को ढूंढ ही लेता है। देखिए उल्लू सेठ, वैसे तो मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मैं इसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहती, पर सिर्फ आपको देखकर मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवा दूंगी।
अरे बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर में बहू बन के नहीं बल्कि बेटी बन के आएगी। इस चीज की तो आप बिल्कुल चिंता ही ना करो। हाँ बहन जी, छोटी उम्र में इन दोनों की शादी करा दें तो यही बेहतर है। पता नहीं बड़े होके आगे इन्हें कैसा रिश्ता मिले। था रिश्ता पक्का हो जाता है। एक हफ्ते में दोनों की शादी थी। कुछ ही दिनों में लड़की वाले दहेज का सारा सामान उल्लू सेठ के घर में भिजवा देते हैं। वाह वाह उल्लू जी, दहेज में कितना सारा सामान भेजा है लड़की वालों ने। इतना सारा सामान बेचकर तो हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। हाँ प्रीतम, हमारे तो मजे आ गए। हमने कितनी आसानी से लड़की वालों को बेवकूफ बना दिया। अब बस हमें ये सारा दहेज का सामान कहीं ले जाकर छुपा देना है ताकि हम लड़की वालों को कह सकें कि दहेज का सारा सामान तो चोरी हो गया। फिर आज की रात ही वे चालाक उल्लू सेठ वे सारा का सारा दहेज का सामान ट्रक में भर के अपने गोदाम में छुपाने के लिए चला जाता है। हाय रे, चोरी हो गई, हमारी घर चोरी हो गई। रातों रात ही दहेज का सारा सामान कोई चुरा के ले गया। प्रीतम बहन, आप ये क्या बोल रही हो? दहेज का सारा सामान चोरी कैसे हो गया? बहन जी, हमें क्षमा कर दो। रात ही रात कोई चोर आया और दहेज का सारा सामान चुरा के ले गया। एक दिन का भी नहीं छोड़ा। बहुत नुकसान हो गया हमारा। देखिए बहन जी, आप तो सब जानती हैं जंगल में हमारा कितना नाम है और अब हम बिना दहेज के अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकते। अरे भाई, हम पक्षियों को क्या जवाब देंगे? पक्षी कहेंगे कि हमें दहेज का सामान दिखाओ तो हम उन्हें क्या दिखाएंगे? हाँ बहन जी, अब आप ऐसे ही समझें कि ये रिश्ता खत्म है क्योंकि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकते। क्या क्या बोल रहे हो तुम दोनों? ये एक तो मेरी बेटी का सारा दहेज चोरी करवा दिया, ऊपर से अब रिश्ते के लिए भी ना कर रहे हो। तुम दोनों की कोई बेटी नहीं है ना, इसीलिए तुम दोनों नहीं जानते कि मुझ माँ पे अभी क्या बीत रही है। अरे भाई, हमने जो कहना था वो कह दिया। अब जाके रोना पीटना घर से बाहर करो, हमारे घर में नहीं करो ये सब। चालाक उल्लू सेठ और प्रीतम ने बड़ी आसानी से सारा दहेज चुरा लिया था और रिश्ते के लिए भी उन्होंने मना कर दिया था। अरे वाह प्रीतम, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कितनी आसानी से हमें इतना सारा दहेज मिल गया और वे सारा दहेज बेच के हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। बस फिर क्या था, इस तरह उल्लू सेठ और उसकी पत्नी मिलकर 2-4 और शिकार ढूंढकर उनका दहेज भी चुरा कर अपने गोदाम में लाकर रख लेते हैं। मेरी प्यारी बेटी, बचपन में ही तुम्हारे माता पिता चल बसे थे, तब से आज तक तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। बस किसी तरह तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छे घर में हो जाए ताकि तुम वहाँ जाकर बहुत ज्यादा खुश रहो। पर माँ, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो बस हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरी बेटी, शादी तो हर किसी को ही करनी पड़ती है और तुम कहीं हो जाओगी तो क्या हुआ, मैं तुमसे वहाँ पर आकर रोजाना मिला करूँगी। मीनू चिड़िया की बेटी की बात अब किसी न किसी तरह उल्लू सेठ तक पहुंच ही जाती है। मीनू चिड़िया के पास एक मुंह बोली बेटी है जो कि एक उल्लू है और पता है मीनू चिड़िया उसके लिए अच्छा रिश्ता भी ढूंढ रही है। अरे वाह उल्लू जी, मीनू चिड़िया तो बहुत अमीर है, वो तो दहेज भी बहुत सारा देगी। किसी तरह मीनू चिड़िया को भी बेवकूफ बनाकर उससे भी बहुत सारा दहेज ले लेते हैं। बस फिर लालच में ही अगले दिन उल्लू सेठ और उसकी पत्नी अपने बेटे का रिश्ता लेकर मीनू चिड़िया के घर में आ जाते हैं। अरे वाह वाह, मेरी बेटी के लिए उल्लू सेठ के घर से रिश्ता आया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वाकई में मेरी बेटी के बहुत अच्छे नसीब हैं। हाँ मीनू चिड़िया, मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते को हम पक्का कर देते हैं और जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ प्रीतम बहन, मेरी तरफ से तो आप इस रिश्ते को पक्का ही समझें। हम इसी हफ्ते के अंदर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। हर बार की तरह ये रिश्ता भी पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में मीनू चिड़िया भी सारा दहेज का सामान उल्लू सेठ के घर में भिजवा देती है। अरे वाह बाबा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे जो भी रिश्ता मिल रहा है वो भर भर के दहेज दे रहा है। हाँ मेरे बेटे, आखिर तुम उल्लू सेठ के बेटे हो तो मैं दहेज तो ज्यादा ही मिलेगा ना। बस फिर रात हो जाती है। ट्रक मंगवा के उल्लू सेठ सारा का सारा दहेज का सामान लोड करके अपने गोदाम ले जाता है। उल्लू सेठ के गोदाम में तो काफी सारा दहेज था। गरीब पक्षियों को लूट लूट के उसने काफी सारा सामान जमा कर लिया था। अरे, ये हमारे गोदाम से ठक ठक की आवाज कहाँ से आ रही है? उल्लू जी, ये आवाज तो अलमारी के अंदर से आ रही है। लगता है अलमारी के अंदर चूहे घुस गए हैं। चूहे? अब इन चूहों को अलमारी से बाहर निकालता हूँ, कहीं ये चूहे मेरी अलमारी को खराब न कर दें। उल्लू सेठ फिर जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर से मीनू चिड़िया और पुलिस इंस्पेक्टर कालू निकलता है।
तुम दोनों का खेल यहीं खत्म। कालू इंस्पेक्टर से ना कोई बचा है और ना बचेगा। तुम दोनों अब जेल में जाके चक्की बिसोगे। अरे बाप रे, ये पुलिस और ये मीनू चिड़िया मेरे गोदाम में क्या कर रही है? उल्लू सेठ, तुम्हें क्या लगा था तुम पक्षियों को इसी तरह बेवकूफ बनाकर लूटते रहोगे और तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा? बहुत दिनों से खबरें मिल रही थी मुझे कि लड़की वालों के दहेज तुम्हारे घर से चोरी हो रहे हैं, पर किसी को क्या पता वे दहेज चोर और कोई नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। और इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए ये सारा प्लान बनाया। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि असल इसके पीछे है कौन। चलो चलो भाई, तुम दोनों अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी की जिंदगी तुम दोनों अब अपनी जेल में गुजारोगे। आखिरकार बुरे काम का बुरा ही अंजाम होता है। उल्लू सेठ और उसकी पत्नी जेल में बंद हो गए थे और उन्हें काफी लंबी कैद हो गई थी। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि आजकल मीनू चिड़िया के पास कोई नौकरी नहीं थी। क्या करूं मैं? मेरा बस एक ही बेटा है और मैं इसे अच्छे से भोजन नहीं खिला पा रही। पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ से ढूंढूं मैं नौकरी? मम्मा, क्या आज आप मेरे लिए कहीं से भोजन लेकर आओगी? अरे मम्मा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप क्या सोची जा रही हो कब से? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मानो चिड़े, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आज जरूर आऊंगी, बस मेरे आने तक का तुम इंतजार करो। परेशान होकर मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर चली जाती है और आज भी मदद मांगने उल्लू सेठ के घर पर आती है। उल्लू सेठ, मैंने एक पेड़ पर बोर्ड लगा हुआ दिखा था जिस पर लिखा था कि आपको अपने खेत में काम करने के लिए किसी पक्षी की जरूरत है। हाँ मीनू चिड़िया, चाहिए तो था मुझे एक पक्षी जो मेरे खेत में अच्छे से काम कर सके, पर अब नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों उल्लू सेठ? मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ, मैं सारे काम कर लूंगी। सुबह से लेकर शाम तक मैं आपके खेत में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, बस मुझे नौकरी दे दें क्योंकि नौकरी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता, पर मैं क्या करूँ, मैंने अपने खेत में एक पक्षी को काम पर रख लिया है जो रात दिन मेरे खेत में बहुत मेहनत से काम करता है। मीनू चिड़िया तो ये सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे तो कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब मैं क्या करूँ? मुझे जल्द से जल्द नौकरी चाहिए ताकि मैं पैसे कमाकर मानो चिड़ी को भोजन खिला सकूँ, पर नौकरी है कि मुझे कहीं से मिल ही नहीं रही। बस फिर मीनू चिड़िया अपने भाई के पास उससे मदद मांगने के लिए उसके पास चली जाती है। भाई, मेरी मदद कर दो, पूरा एक हफ्ता हो गया मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। सुबह निकलती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, पर मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। घर में बेचारा मनोचिड़ा भूखा बैठा है, मैं उसे भोजन कहाँ से खिलाऊं? बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं। लो भाई मनमन जी, पहले ही हम अपने कारोबार को लेकर यहाँ परेशान हैं, ऊपर से तुम्हारी बहन पैसे मांगने के लिए आ गई। नहीं नहीं भाभी, मैं बस थोड़े से पैसे उधार पर मांगने के लिए आई हूँ। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं सारे के सारे पैसे मनमन भाई को वापस कर दूंगी। मीनू चिड़िया, मैं क्या कर सकता हूँ यार, तुम अपनी भाभी से बात कर लो, अगर ये मानती है तो पैसे ले लेना। हाँ, और मैं कभी नहीं मानूंगी। चलो चलो भागो यहाँ से, तुम्हारे भाई के पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ जो हम तोड़ तोड़ कर तुम्हें दे दें। बहुत मेहनत से कमाते हैं ये पैसे और वो पैसे तुम्हें देकर हम जाया नहीं कर सकते। चलो मीनू चिड़िया, भागो यहाँ से, आइंदा के बाद पैसे मांगने हमारे घर में कभी नहीं आना। भाई, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत उम्मीद थी मुझे आपसे कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे, पर भाभी के आने के बाद तो आप बिल्कुल ही बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे अब आप। गुस्सा होकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वे बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि आज उसके भाई ने भी उसे अकेला छोड़ दिया था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अरे वाह मम्मा, आप आ गई। मैं कब से आपकी राह देख रहा था कि आप कब आओगी और कब हम मिलकर भोजन खाएंगे। मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी क्योंकि वे भोजन लेकर नहीं आई थी। नहीं मानो चिड़े, मुझे आज भी कोई नौकरी नहीं मिली। तुम्हारे मामू के पास गई थी पर उन्होंने भी पैसे देने से मुझे साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं मम्मा, वैसे भी भूख लगते लगते अब भूख लगना भी बंद हो गई है। चलो, आप थक गई होगी ना, अब हम सो जाते हैं। बेचारा मीनू चिड़िया आज रात भी भूखा ही सो जाता है, पर बेचारी मीनू चिड़िया बहुत परेशान थी। वे सारी रात बैठकर गुजारती है। चलो मानो चिड़े, आज से हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। हम आज ही इस जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। क्या पता दूसरे जंगल में मुझे कोई नौकरी मिल जाए और वहाँ पेड़ पर लगे हुए फल भी हमें खाने को मिल जाएं। अरे वाह मम्मा, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। पड़ोस वाले जंगल में तो मेरा दोस्त राजू कौवा भी रहता है। चलो चलो, हम वहीं चलते हैं।
फिर क्या, मीनू चिड़िया अपना सारा सामान बांधकर दूसरे जंगल में रहने के लिए चली जाती है। कुछ देर में वे दोनों दूसरे जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर आते ही उन्हें सेब के बड़े बड़े पेड़ नजर आते हैं। मम्मा सेब, कितने लाल लाल हैं ये सेब। हम जल्दी से ये सेब तोड़कर मजे से खाते हैं। फिर क्या, मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा वे सेब तोड़कर मजे से खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। मीनू चिड़िया, तुम हमारे जंगल में। चलो अच्छी बात है, तुम यहाँ हमारे जंगल में आ गई। अब तुम्हें यहाँ कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी। हाँ कालू कौवे, ये जंगल बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पर आते ही सेब खाने को मिल गए। पर कालू कौवे, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? मीनू चिड़िया, यहाँ से नदी बहुत दूर है और वॉशरूम नदी के पास है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है मुझे। मैं मिलता हूँ बाद में। तेजी से उड़ता हुआ कालू कौवा नदी के पास वॉशरूम चला जाता है। ये कालू कौवा बिना हमेशा जल्दी में ही रहता है। मीनू चिड़िया नए जंगल में यहाँ वहाँ घूम रही थी, तभी उसे तोता नजर आता है। वो भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। मुझे बाबा के साथ जाना है, जंगल की सैर करनी है मुझे। बाबा, मुझे अपने साथ ले जाओ ना। याद होती, इसे समझाओ ना, मैं नदी के पास वॉशरूम में जा रहा हूँ। अब कैसे साथ लेके जाऊँ? तोते जी, आप जाएं जल्दी से, इसे मैं संभालूंगी। काश करीब में कोई वॉशरूम होता तो हमें इतनी दूर उड़कर नदी के पास ना जाना पड़ता। तोता भी तेजी से उड़ता हुआ चला जाता है। मीनू चिड़िया ये सब देख रही थी। अरे वाह, मिल गया उपाय। इन पक्षियों की समस्या तो अब मैं दूर करूंगी। बस वे क्या, अगले दिन से मीनू चिड़िया अपना काम शुरू कर देती है। वे मोटे मोटे पेड़ की लकड़ियां काटती है और उन लकड़ियों से वे एक गाड़ी बनाती है। जब गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो वे उसी गाड़ी पर एक छोटा सा कमरा बनाने लग जाती है। पूरा एक दिन गुजर जाता है। मीनू चिड़िया गधा गाड़ी बनाकर उसी के ऊपर पक्षियों के लिए छोटा सा वॉशरूम बना देती है और उसके अंदर वे कमोड रख देती है। मानो चिड़ी, ये है मेरा चलता फिरता वॉशरूम। मैं इस वॉशरूम को लेकर पूरे जंगल में घूमूंगी। जिस पक्षी को भी वॉशरूम जाना होगा वो मुझे पैसे देकर इसके अंदर जा सकता है। अब पक्षियों को ज्यादा दूर उड़कर नदी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने पक्षियों के लिए चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। मीनू चिड़िया बहुत समझदार थी, उसने दिमाग लगाकर बहुत बढ़िया वॉशरूम बना दिया था। आओ आओ पक्षियों, दूर उड़कर नदी के पास जाने से छुटकारा पाओ। मेरे वॉशरूम में जाओ, 10 रुपए देकर हल्के हो जाओ। इसी तरह मीनू चिड़िया पूरे जंगल में वॉशरूम लेकर घूमती है और आवाजें लगाती रहती है। ये क्या चीज है? मीनू चिड़िया ने घर गाड़ी पर ही वॉशरूम बना दिया। चलो आज इसी वॉशरूम में जाती हूँ। मीनू चिड़िया के वॉशरूम को देखकर बुलबुल, कबूतर, रानी कौवी वहाँ पर आते हैं। अरे वाह मीनू चिड़िया, क्या बढ़िया काम किया तुमने। चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। हाँ मीनू चिड़िया, काम तो बढ़िया किया है तुमने। अब हमें ज्यादा दूर उड़कर नदी के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब भी वॉशरूम लगेगा तुम्हें रोक कर तुम्हारे वॉशरूम में चले जाएंगे। अरे अरे बातें बंद करो, मुझे अभी बहुत जोर से वॉशरूम आ रहा है, पहले मैं जाऊंगा। पहले कबूतर मीनू चिड़िया के वॉशरूम में जाता है और आराम से हल्का होता है। इसी तरह सब अपने अपने पैसे देकर मीनू चिड़िया के वॉशरूम में जाते हैं और आराम से हल्के होते हैं। भाई वाह, कमाल कर दिया मीनू चिड़िया तुमने तो। हमारे जंगल में आते ही हम पक्षियों के लिए कितनी आसानी कर दी। हमारे लिए चलता फिरता वॉशरूम बना दिया। मीनू चिड़िया सारा दिन वॉशरूम लेकर पूरे जंगल में घूमती और शाम तक वे काफी सारे पैसे भी कमा लेती। मीनू चिड़िया और मानो चिड़िया के दिन बदल गए थे। वे दोनों तो मजे मजे के भोजन खाते थे।